जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। आज की सीरीज बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज की सीरीज समर्पित है उन वीर सपूतों के नाम जिन्होंने हंसते हंसते भारत माता को अपने लहू से सींचा है। और सबसे पहले हम श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहेंगे उन वीर सपूतों का जिन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी इस भारत माता की सेवा में। और प्रत्येक नागरिक को भारत माता की सेवा में अगर अवसर मिले तो अपने प्राणों की आहुति देने से चूकना नहीं है। इसी क्रम में मित्रों, आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप सेशन में शुरुआत से अंत तक बने रहिए। निश्चित ही यह सेशन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आइए हम लोग समय न लेते हुए सेशन की शुरुआत करें और देखें आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, यहां पहला प्रश्न आपका दिया गया है, हाल ही में चर्चा में रहा वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क का संबंध किससे है? तो पहला विकल्प है डीआरडीओ, दूसरा है इसरो, तीसरा है नीति आयोग, चौथा है आईएससी बेंगलुरु। यहां हमारा जो सही विकल्प होगा मित्रों, यह विकल्प नंबर भी सही होगा। इसरो की एक कार्यक्रम है, उसका नाम क्या है? वर्चुअल स्पेस म्यूजियम बनाया गया है इसरो के द्वारा, उसका नाम स्पार्क है। अब स्पार्क से आशय क्या है? तो इसरो के द्वारा जो अनुसंधान किए गए हैं दोस्तों, या प्रक्षेपण जो किए गए हैं, उनका प्रतिबिंब इस म्यूजियम में प्रदर्शित किया जाएगा, सुरक्षित किया जाएगा, जो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मददगार साबित होगा। अगर हम बात करें इसरो से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की, तो इसकी स्थापना की बात की जाए मित्रों, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय बंगलुरु में है। साथ ही साथ इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई इसके प्रमुख थे। अगर हम बात करें कि भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो विक्रम साराभाई को जाना जाता है। अगर हम बात करें वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? तो शोभनाथ जी इसरो के प्रमुख हैं। अब यहां से कुछ महत्वपूर्ण भारत के अंतरिक्ष अनुसंधानों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। अगर पूछा जाए भारत का पहला उपग्रह का नाम क्या था, तो उसका नाम आर्यभट्ट। आपको याद रखना है आर्यभट्ट किसकी सहायता में प्रक्षेपित किया गया था? तो संयुक्त सोवियत संघ की सहायता से प्रक्षेपित किया गया था। दूसरा कौन था? तो दूसरा का नाम भास्कर है। अगर हम बात करें 2008 में चंद्रयान का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? भारत के द्वारा। अगर हम बात करें 2014 की मित्रों, तो मंगलयान की सफल परीक्षण किया गया भारत के अनुसंधान के द्वारा। अगर हम बात करें 2017 की, तो 2017 में 104 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित किया गया भारत के द्वारा। अगर हम बात करें यही 2024 की, तो 2024 में शुक्रयान की घोषणा की गई है, जो कि शुक्र मिशन से संबंधित है। किसके द्वारा? तो भारत के द्वारा घोषणा की गई है। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपको जरूर याद रखने हैं। अगर हम बात कर ले मित्रों यहीं डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1958 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसके प्रमुख कौन है? तो इसके प्रमुख जी सतीश रेड्डी जी हैं। और इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये सारे प्रश्न आपके लिए सफलता में मददगार साबित होंगे। आइए इसी क्रम में एक पिक्चर के माध्यम से देखिए, स्पार्क द स्पेस टेक पार्क किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? इसरो के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगर हम बात करें अगले प्रश्न के रूप में, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, हाल ही में विश्व संस्कृति दिवस के रूप में किस दिवस को मनाया गया? हमारे विकल्प है, पहला 7 अगस्त, दूसरा 12 अगस्त, तीसरा 13 अगस्त, चौथा 29 अगस्त। हमारा जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, 12 अगस्त को विश्व संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि भाषाओं की जनक या सभी भाषाओं का जनक किस भाषा को माना जाता है, तो संस्कृत भाषा को माना जाता है। अगर हम बात करें देवों की भाषा के नाम से किस भाषा को जाना जाता है, तो संस्कृत भाषा को देवों की भाषा के नाम से जाना जाता है। अगर हम हाल ही में देखें 12 अगस्त से महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो
अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है। अगर हम बात करें विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो वह भी 12 विश्व हाथी दिवस, तो यह भी मनाया जाता है 12 अगस्त को। आपको 3 प्रश्नों को याद रखना है कि विश्व संस्कृत दिवस, विश्व अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगर हम बात करें 7 अगस्त की, तो भाला फेंक दिवस, भाला फेंक दिवस, साथ ही साथ राष्ट्रीय हाथ करघा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगर हम बात करें 13 अगस्त की मित्रों, तो विश्व अंगदान दिवस के रूप में किस दिवस को मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें 29 अगस्त की मित्रों, तो इसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका संबंध किस है? मेजर ध्यानचंद जी से इसका संबंध है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देखें। यहां देखिए पिक्चर के माध्यम से संस्कृत को दिखाया गया है, इसकी महत्ता बताई गई। संस्कृत दिवस समाजस्य हितम संस्कृते निहितम, मतलब समाज का हित संस्कृत में निहित है। आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। अगला है हाल ही में उदार शक्ति युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो हमारे विकल्प पहला दिया गया है अमेरिका, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा मलेशिया, चौथा इनमें से कोई नहीं। हमारा जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी होगा, मलेशिया और भारत के बीच में उदार शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ ये किसका है? ये वायुसेना का ये युद्धाभ्यास है। अब वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो विवेक राम चौधरी जी वायुसेना के प्रमुख हैं। अब युद्धाभ्यास से प्रश्न है, तो इंडोनेशिया के साथ भारत का कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो शक्ति युद्धाभ्यास जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। जबकि इंद्र की बात करें मित्रों, इंद्र युद्धाभ्यास भारत और रूस के बीच में होता है इंद्र। अगर हम बात करें अमेरिका के बारे में, तो हाल ही में हमने पढ़ा है वज्र प्रहार युद्धाभ्यास किन किन के बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच में। मालाबार युद्धाभ्यास किन किन के बीच में होता है? तो क्वाड देशों के बीच में होता है। क्वाड देशों में कौन कौन से देश हैं? यूएसए है, जापान है और आपका ऑस्ट्रेलिया है, साथ ही साथ आपका प्यारा भारत वर्ष है। अगर हम बात करें काजिंद की, तो काजिंद किसके बीच होता है? कजाकिस्तान और भारत। बात करें मित्र शक्ति की और स्लाइनेक्स की, भारत और श्रीलंका के बीच में। अगर यही बात करें हैंड इन हैंड, तो ये भारत और चीन के बीच में होता है। अगर बात करें सिम्बेक्स की, भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। बात करें खंजर की, तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में आयोजित होता है। आइए एक पिक्चर माध्यम से देखिए, ये युद्धाभ्यास उदार शक्ति का पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया। ये वायुसेना, भारत की वायुसेना और कहां की? मलेशिया की वायुसेना का ये युद्धाभ्यास है। अब मलेशिया की राजधानी आपको याद रखना है, मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। अत्यंत महत्वपूर्ण है, हाल ही में चर्चा में रहा लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन है? तो यहां देखिए दिया गया, पहला मरीना तबस्सुम, दूसरा डॉक्टर सिंथिया, तीसरा सावित्री जिंदल, चौथा मनीषा रोपटा। अब यहां हमारा सही जो विकल्प है दोस्तों, विकल्प नंबर ए सही होगा, मरीना तबस्सुम। इनका किस देश से संबंध है? तो ये बांग्लादेश से ये संबंधित हैं और ये दक्षिण एशियाई पहली महिला हैं जिनको ये लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी जो है मित्रों ढाका है। और विश्व में सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण कहां है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। और दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जो है सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण है। अगर हम बात कर लें डॉक्टर सिंथिया की, तो डॉक्टर सिंथिया को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर सिंथिया को सम्मानित किया गया है। और ये कहां से संबंधित है? तो ये यूएसए से संबंधित है। अगर हम बात करें इससे पहले किसे दिया गया था 2021 का, तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को दिया गया था जो भारतीय थी। और उससे पहले डॉक्टर रतनलाल जी को दिया गया था, वो भी भारतीय हैं। अगर हम बात करें यहां सावित्री जिंदल की, तो एशिया की
सबसे अधिक या सबसे अमीर महिला के रूप में हाल ही में किसे चिन्हित किया गया है? तो सावित्री जिंदल जी को चिन्हित किया गया है। जबकि टाइम्स पत्रिका के एक रिपोर्ट के आधार पर भारत की सबसे अमीर महिला के रूप में पूछा जाए तो रोशनी नाडर जी को चिन्हित किया गया था। आपको यहीं से याद रखना है मनीषा रोपटा के बारे में। तो पाकिस्तान की पहली हिंदू डीएसपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह कौन है? मनीषा रोपटा है। अगर हम बात कर लें, यहां आप सही कर लीजिएगा, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और यहां पर जो ढाका में सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण है कितना है? 119 डेसिबल है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहां देखिए ये फिगर दिखाया गया है मरीना तबस्सुम का, और ये कहां से संबंधित है? बांग्लादेश से संबंधित है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आपको याद रखना है कौन है? तो शेख हसीना जी जो हैं ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, और एसडीजी पुरस्कार 2021 से इन्हीं को सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ आपको याद रखना है भारत और बांग्लादेश के बीच में विभाजन करने वाली रेखा कौन है? तो जीरो लाइन जो है ये भारत और बांग्लादेश को विभाजित करने वाली रेखा का नाम है। आइए इसी क्रम में हम अगला देख लें। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान के द्वारा किस भारतीय को सम्मानित किया गया? अत्यंत ही महत्वपूर्ण संबंध ये आपका क्वेश्चन है। पहला है चारुदास मिश्रा, दूसरा रुचिरा कंबोज, तीसरा रामाधर सिंह, और चौथा दिया गया शशि थरूर। यहां जो हमारा सही होगा, शशि थरूर जी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। ये इसका नाम क्या है? लीजन ऑफ द ऑर्डर, लीजन ऑफ द ऑर्डर जो है ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो फ्रांस देश का सर्वोच्च सम्मान है। और इसे शशि थरूर से पहले किसे दिया गया था? तो लता मंगेशकर जी को यह पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। साथ ही साथ शशि थरूर जी के बारे में बात आपको ध्यान रखना है। एन इरा ऑफ डार्कनेस के लिए अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? शशि थरूर जी को सम्मानित किया जा चुका है। अगर हम बात करें यहां चारुदास मिश्रा जी के बारे में, तो व्हीटली अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो चारुदास मिश्रा जी को सम्मानित किया गया है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह सम्मान है। अगर हम बात करें रुचिरा कंबोज के बारे में, तो यूएन की अस्थाई सभा में अस्थाई प्रतिनिधि के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय के रूप में कौन है? तो रुचिरा कंबोज है। यह प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें रामाधर सिंह जी के बारे में, यूएसए के द्वारा हेरिटेज वॉल ऑफ द फेम की लिस्ट में किस एक भारतीय को चिन्हित किया गया है? तो रामाधर सिंह को चिन्हित किया गया है, और ये पहले भारतीय हैं, ये पहले ऐसे भारतीय हैं। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें नेताजी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी को सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें 31वां व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो असगर वजाहत जी को सम्मानित किया गया है। आइए इसी क्रम में यहां देखिए शशि थरूर जी का फिगर के माध्यम से आपको दिखाई जाने की कोशिश की गई है। आप याद रखिएगा एन इरा ऑफ डार्कनेस के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आइए इसी क्रम में मित्रों हम अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में लैंगिक बीमारी का प्रसार किस देश में देखा गया? तो पहला विकल्प हमारा चीन, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नाइजीरिया, चौथा कनाडा। यहां जो हमारा सही विकल्प है मित्रों, यह विकल्प नंबर ये सही होगा। चीन में लैंगिक बीमारी के हाल ही में प्रकोप
तोप दिखाई दिया है। अब चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी बीजिंग है। बीजिंग चीन की राजधानी है। अगर हम बात करें कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में निवास करती है, तो चीन में निवास करती है और एशिया महाद्वीप का यह देश है। और दूसरी जनसंख्या कहां निवास करती है? भारत में, वो भी एशिया देश का महाद्वीप, एशिया महाद्वीप का देश है। अब अगर हम बात करें ये आपका लैंगिया बीमारी यह किस प्रकार की बीमारी है? यह जूनोटिक प्रकार की बीमारी है। मित्रों, हाल ही में हम लोगों ने एक ऐसी जूनोटिक प्रकार की बीमारी के बारे में और भी पढ़ा है, तो आप अगर रिकॉल कर पा रहे हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। उसका नाम क्या है मित्रों? मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स बीमारी जो है ये भी जूनोटिक प्रकार की बीमारी है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी है। और इसके लक्षण क्या हैं? शरीर में अत्यधिक दर्द, भूख का ना लगना, साथ ही साथ चेचक जैसे सिम्टम दिखाई देते हैं। अगर हम बात कर लें यहां कि हाल ही में मंकी पॉक्स की स्थिति पर कंट्रोल करने के लिए किस समिति को गठित किया गया, तो डॉक्टर वी के पाल समिति को गठित किया गया है मंकी पॉक्स के स्थिति पर निगरानी रखने के लिए। अगर हम बात करें यहां जूनोटिक बीमारी जो आपकी लैंगिया है इससे संबंधित, तो यहां पर आपको देखना है कि ये चीन के किस प्रांत में? हेनान प्रांत में इसके जो मरीज हैं वो देखे गए। कितने? 3500 लोगों में ये देखा गया। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो लैंगिया बीमारी है ये मूल रूप से कहां की बीमारी है? तो मूल रूप से ये अफ्रीका की बीमारी है। अगर हम बात कर ले यहीं आप चर्चा में रहा जो मंकी पॉक्स ये मूलतः किस देश की बीमारी है? तो नाइजीरिया की बीमारी है। हाल ही में हम लोगों ने जानवरों में फैलने वाली लंपी नामक एक बीमारी के बारे में बात रखी है या पढ़ रखा है। तो लंपी बीमारी यह जूनोटिक प्रकार की नहीं है, यह जानवरों से संक्रमण में फैलने वाली बीमारी है। और हाल ही में इसका दवा लंपी प्रोबैक नामक दवा, स्वदेशी दवा बनाया गया। और किन के द्वारा बनाया गया? तो आपको याद रखना है अश्व अनुसंधान राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हरियाणा, साथ ही साथ पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र इज्जतनगर बरेली के सहयोग से लंपी नामक बीमारी की स्वदेशी दवा बनाई गई, लंपी प्रोबैक्स वायरस। अगर हम यहां बात कर लें, हाल ही में हम लोगों ने मित्रों टमाटर फ्लू के भी केसों को देखा है। तो ये सबसे पहले कहां पाया गया? केरल राज्य में पाया गया। आपको ध्यान रखना है केरल राज्य में मंकी पॉक्स का पहला जो व्यक्ति पाया गया था कहां से वापस आया हुआ था? यूएई से वापस आया था और इसकी मृत्यु भी हो गई। मतलब मंकी पॉक्स से पहली मृत्यु कहां देखी गई थी? केरल राज्य में देखा गया था। आइए इसी क्रम में एक फिगर के माध्यम से आपको दिखाई देने की कोशिश किया गया है। यहां आप ध्यान रखिए कि ये जो आपका लैंगिया वायरस है इसके जो डीएनए है, ये डीएनए चूहे में इस प्रकार के डीएनए की संरचना पाई जाती है। अब देखो यहां लैंगिया हैप्पी वायरस, इसे लैंगिया वी के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में पहली अंडर 16 खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का कहां से प्रारंभ किया जाएगा? पहला दिया गया हरियाणा, दूसरा कर्नाटक, तीसरा नई दिल्ली, चौथा केरल। यहां जो सही हमारा होगा विकल्प नंबर सी सही होगा। नई दिल्ली में आयोजन किया जाएगा। और कहां? नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। अब इसमें कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? 300 खिलाड़ी भाग लेंगे। कितने मैच होंगे? 16 मैच होंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि यह जो स्टेडियम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है इसमें इसका आयोजन किया जाएगा और पहला है, आपको ध्यान रखना है ये पहला है। अब अगर हम बात कर लें, हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण खेलों का आयोजन होना है जो कि परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें मित्रों हरियाणा में, तो हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया। कहां? हरियाणा के पंचकुला में। और यहां पर प्रथम स्थान पे कौन रहा? स्वतः हरियाणा यहां प्रथम स्थान पे रहा। और इसका शुभंकर क्या रहा? इसका शुभंकर धाकड़ रहा। अगर हम बात करें यही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहां किया गया? कर्नाटक राज्य में किया गया। और इसका शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर बीरा था। और प्रथम स्थान पे जैन यूनिवर्सिटी रहा। अगर हम बात कर ले यहां पर हाल ही में महिला अंडर 17
कप का, महिला अंडर 17 कप का आयोजन कहां किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। और यह कब किया जाएगा? 2025 में आयोजित किया जाएगा। अगर हम बात कर लें यहीं पर, हाल ही में T20 एशिया कप, T20 एशिया कप का आयोजन कहां किया जाएगा? तो यूएई में किया जाएगा। इसका आयोजन पहले श्रीलंका में आयोजित होना था, लेकिन राजनीतिक उथल पथल के कारण यहां से स्थगित करके यूएई में इसका आयोजन किया जाएगा। अगर हम बात करें फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहां किया जाएगा? तो दोहा कतर में इसका आयोजन किया जाएगा 2022 में। आइए इसी क्रम में हम लोग कुछ अन्य जानकारियां देख लें। यहां देखिए, ये थीम के माध्यम से दिखाया गया है और इसका आयोजन कहां किया जाएगा? नई दिल्ली मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। हॉकी का विश्व कप का आयोजन कहां किया जाएगा? 2023 में उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजन किया जाएगा हॉकी का विश्व कप। आइए मित्रों, अगला प्रश्न देखें। हाल ही में चर्चा में रहे ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? अब यहां देखिए, पहला दिया हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा राजस्थान, चौथा बिहार। हमारा जो सही विकल्प है, विकल्प नंबर भी सही होगा। उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। किसे बनाया गया है? ऋषभ पंत को। और ये मूल निवासी ऋषभ पंत कहां के हैं? उत्तराखंड के हैं। और इनको 2021 में पहली बार उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अगर हम उत्तराखंड राज्य से संबंधित जानकारी को देखें मित्रों, कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा यह घोषणा की गई। अगर हम बात करें उत्तराखंड से संबंधित, तो पहली विधानसभा अध्यक्ष, पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रितु खंडेरी जी को नियुक्त किया गया है। यहां पर टोटल सीटें कितनी है विधानसभा की? 70 सीटें हैं। अगर हम बात करें उत्तराखंड से, तो प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति को लागू किस राज्य के द्वारा किया गया? तो उत्तराखंड राज्य के द्वारा किया गया। जबकि उच्च शिक्षण संस्थान में लागू किए जाने की घोषणा गोवा सरकार के द्वारा किया गया। अब यहां पर कुछ आपके महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगर हम बात करें कि किसको बनाया गया है? सड़क सुरक्षा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अक्षय कुमार जी को सड़क सुरक्षा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अगर हम बात करें बीएसएनएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मैरी काम जो है ये बीएसएनएल की ब्रांड एम्बेसडर है। अगर हम यही बात कर लें आरोग्य सेतु के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अजय देवगन जो है आरोग्य सेतु के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब यहां से आप ध्यान रखिए, जैसे हिमाचल प्रदेश से भी प्रश्न पूछा गया है कि सिकुला दर्रा का चर्चा में रहा, तो ये कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा कहां है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और बीआरओ के द्वारा सबसे ऊंची सड़क बनाए जाने की घोषणा किस दर्रे में की गई है? तो सिकुला दर्रा में किया गया है। और बिहार को आपको याद रखना, हाल ही में चर्चा में रहे, आठवीं बार मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? तो नीतीश कुमार जी ने लिया। और अगर हम बात करें बिहार की स्थापना कब हुई थी? 1913 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। आइए इसी क्रम में यहां देखिए ऋषभ पंत का फोटो दिखाया गया है और इनको उत्तराखंड राज्य का दोबारा क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही युवा संवाद इंडिया @2047 कार्यक्रम का आयोजन कहां से प्रारंभ किया गया? तो यहां देखिए, पहला नई दिल्ली, दूसरा चेन्नई, तीसरा हैदराबाद, चौथा गांधीनगर। यहां हमारा सही विकल्प जो होगा ये नई दिल्ली में आयोजन किया गया। अब युवा संवाद इंडिया @2047 ये किन किन मंत्रालय की पहल है? तो आपको ध्यान रखना है, शिक्षा मंत्रालय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा मंत्रालय, साथ ही साथ खेल एवं युवा मंत्रालय की पहल है। अब इन दोनों मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो शिक्षा मंत्री केंद्रीय मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी यहाँ के प्रमुख हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। अगर खेल के बारे में बात करें तो अनुराग ठाकुर जी जो हैं खेल और युवा मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, शिक्षा मंत्रालय पहले किस नाम से जाना जाता था? मानव विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था और 2015 में इसे शिक्षा मंत्रालय के रूप में जाना गया। अगर हम बात कर ले यही
चेन्नई से संबंधित महत्वपूर्ण, तो 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहां किया गया? तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में किया गया। इसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर तुंबी है और इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। अगर हम बात करें हैदराबाद के रूप में, तो हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद और मुंबई को चिन्हित किया गया। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। अगर हम बात करें गांधीनगर के बारे में, तो डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। ये सारे प्रश्न आपको जरूर याद रखना है। देखिए यहां पर दिया गया है, यहां देखिए पिक्चर के माध्यम से अनुराग ठाकुर जी को दिखाया गया है, साइड में इनके धर्मेंद्र प्रधान जी को दिखाया गया है। आपको हमेशा याद रखना है, खेल और युवा मंत्रालय किनके पास है? अनुराग ठाकुर जी के पास है, जबकि शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला देख लेते हैं और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा भारत और पाकिस्तान में संयुक्त सैन्य पर्यवेक्षक समूह के मिशन प्रमुख और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक किसे बनाया गया? अब यहां देखिए पहला दिया है गुइलेमो पाउलो रियोस, दूसरा गुस्तावो पेट्रो, तीसरा एंटोनियो गुटेरेस, चौथा नरेंद्र मोदी। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा मित्रों, यह विकल्प नंबर ए सही होगा। अब गुइलेमो पाउलो रियोस ये किस देश से हैं? ये अर्जेंटीना से संबंधित हैं और इनको क्या बनाया गया है? यूएन के द्वारा सैन्य पर्यवेक्षक, मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर विवाद पहले से ही मुद्दा बना रहा है। इसी को सुलझाने के लिए मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाती है। और वो कौन नियुक्त किए गए हैं? गुइलेमो पाउलो रियोस को नियुक्त किया गया है। ये कहां से संबंधित हैं? अर्जेंटीना से संबंधित हैं। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। अर्जेंटीना में एक घास का मैदान पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? पंपास मैदान, घास का मैदान कहां पाया जाता है? तो पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में पाया जाता है। अगर हम बात करें गुस्तावो पेट्रो, तो हाल ही में चर्चा में रहे, ये पहले वामपंथी नेता हैं और कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की। अगर हम बात करें एंटोनियो गुटेरेस की और नरेंद्र मोदी जी की, साथ ही साथ एक प्रश्न और भी याद रखना है, पोप फ्रांसिस को वैश्विक शांति के तीन सदस्यीय कमेटी के आधार में कौन से 3 लोगों को चुना गया है? तो एंटोनियो गुटेरेस को चुना गया है, साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी को चुना गया है और पोप फ्रांसिस को चुना गया है। अगले इसी प्रश्न के माध्यम से अगर हम देखें कुछ और मुख्य जानकारियों के रूप में, एंटोनियो गुटेरेस जी यूएनओ के क्या हैं? महासचिव हैं। ये सारे प्रश्न आपको जरूर याद रखने हैं और इस सेशन का एकमात्र उद्देश्य है कि आपको बार बार प्रश्नों को रिकॉल करा दिया जाए, जिससे आपके भूलने की जो दर है वो कम हो जाए। और लास्ट के समय में आपसे पुनः राष्ट्र के लिए प्रेरित होकर यही कहना चाहेंगे कि सारे भारतीय या सारे जो लोग हैं उनके अंदर राष्ट्रीय की प्रेरणा या राष्ट्रीय भावना जागृत होनी ही चाहिए, क्योंकि राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं है और राष्ट्र के लिए समर्पित रहना ही चाहिए। इसी क्रम में हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।